सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारा खित्ता इस वक्त शदीद जियोपॉलिटिकल कशमकश और सरहद पार दहशतगर्दी के एक नए दौर से गुजर रहा है, जहां हाइब्रिड खतरात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। यह कहना था आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब कर रहे थे। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान को फॉरेन स्पॉन्सर्ड इंतहा पसंदी और इंफॉर्मेशन वॉर जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे भरपूर पेशावराना महारत के साथ मुल्क के दिफा को यकीनी बना रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में गुज़िश्ता रोज DGISPR ने सीनियर सहाफ़ियों को अहम ब्रीफिंग दी, जिसमें सियासी और क्रिमिनल नेक्सस पर तफसील से बात की गई। तर्जुमान पाक फौज ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर पाबंदी की जरूरत को उजागर किया और यह भी बताया कि बैरून मुल्क से चलने वाले मुतादिद सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत मुखालिफ बयानिए को हवा दे रहे हैं। और सवाल यह है कि इन बदलते हुए खतरात से निपटने के लिए हमारे इंतजामी और कानूनी फ्रेमवर्क में किन बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। उधर दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है हमारा, वो एक अहम मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरीपुर की हालिया शिकस्त के बाद पार्टी PTI के अंदर एक डिबेट चल पड़ी और जो उनके हल्के हैं उनमें यह बात हो रही है कि तवील महाज आराई ने, इस हिकमत अमली ने हमें पॉलिटिकल स्पेस को हमारी श्रिंक कर दिया है। उल्टा पार्टी को अपने मजबूत गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में भी चैलेंजेस का सामना है और इसकी बड़ी वजह बैरून मुल्क से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को करार दिया जा रहा है। तो क्या PTI अपनी इस जारहाना हिकमत अमली पर नजरसानी करेगी, जबकि मुजवज़ा 28वीं तरमीम में मजीद आइनी इस्लाहात लाने की भी बातें हो रही हैं। इस हवाले से क्या इस्लाहात हो सकती हैं और क्या इस पर सबका इत्तफाक होगा, ये देखना बहुत अहम है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज, PMLN से ताल्लुक़ है। अहमद उवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, आर्मी चीफ ने जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड एक्सट्रीमिज़म की बात की है और इंफॉर्मेशन वॉर की चैलेंजेस की बात की है, हुकूमत इन चैलेंजेस से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या डिसीजंस कर रही है? जो लीगल लुकूनाज हैं, लूप होल्स हैं, उनको सॉर्ट करने के लिए क्या कर रही है? जी बहुत शुक्रिया जी आदिल भाई साहब। हुकूमत जो है जी, जो हर मुमकिन ताउन हो सकता है वो अपने दिफाई इदारों के साथ कर रही है। उसके लिए कुछ कानून साजियाँ होनी हैं और कानून साजी ज़ाहिर है पार्लियामेंट से होगी। उस हवाले से भी हुकूमत जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर कानून साजी करने का भी इरादा रखती है। इसके अलावा भी जो आपके 3 इम्पॉर्टेंट जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं, एक वजारत दाखिला है, एक वजारत दिफा है, एक वजारत खारजा है। इन तीनों के दरमियान भी बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए हुकूमत ने कुछ इक़दाम किए भी हैं। पहले जिस तरीके से महकमा दाखिला के अंदर एक एडिशनल सेक्रेटरी हमने लगाए जो कि 2 स्टार जनरल हैं सर्विंग। इसी तरीके से जो है अगर आप डिफेंस की बात करें, वहाँ पर भी इसी तरीके का जो है सेटअप बनाया गया है। तो ये जो भी डिमांड्स आ रही हैं GHQ की तरफ से और दीगर अस्करी इदारों की तरफ से, तो उसको इंशाअल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करने के लिए हुकूमत पूरा ताउन फराहम कर रही है जी। ओके अहमद उवैस साहब, कल पाक फौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने एक मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क से चलने वाले जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया, जिसमें कुछ PTI से वाबस्ता अकाउंट्स भी शामिल हैं। क्या PTI के अंदर ये रियलाइजेशन है कि एंटी स्टेट जो अकाउंट्स चलते हैं या जो एलिमेंट्स नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, फेक न्यूज़ शेयर करते हैं, उनको डिसओन किया जाए, खुद को डिस्टेंस किया जाए उनसे और रियासत के साथ कोऑपरेट किया जाए इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है, ये स्टेटमेंट तो बड़ी आसानी से उन्होंने दे दी, तो रियासत के अंदर हो क्या रहा है इसके ऊपर तो नज़र उनकी है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। मामलात ये हैं कि अंदर से देखें, कोई दुनिया की कोई मुल्क आप हिस्ट्री उठा के देख लें, वो कलेप्स करते हैं तो इंटरनल खलफशार की वजह से करते हैं। बैरूनी हमलों से मुल्क जो हैं वो तबाह नहीं, वो ख़त्म नहीं होते कभी भी। आप मिसाल ले लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो फ्रांस के ऊपर जर्मनी ने कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन क्या हुआ कि फ्रांस रिमेंड फ्रांस।
ये अंदर से जो हमारे हालात ख़राब हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटी स्टेट एक्टिविटी किसे कहते हैं। एंटी स्टेट एक्टिविटी वो है कि जो आपका आइन था और पाकिस्तान का आइन वो है जो कि स्टेट ऑफ मदीना की रेप्लिका के तौर पे पाकिस्तान है, आइडियोलॉजिकल स्टेट है। आइडियोलॉजिकल स्टेट की बुनियाद जो है वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर है कि आप रूल ऑफ लॉ को डिस्पोटिज्म में बदल देंगे तो आपने ये स्टेट एंटी स्टेट एक्टिविटी की। ओके, मैं ये बात कर रहा हूँ। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में को आपने उसमें से जुडिशरी को ख़त्म कर दिया, आपने एंटी स्टेट एक्टिविटी की। ओके, आपने स्टेट का थर्ड पिलर को गिरा दिया। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम हुज़ैफा रहमान साहब। हुज़ैफा साहब वो कहते हैं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। सिंपल इज दैट। पहली बात तो ये है कि कोई आइन को सबोताज नहीं किया, कोई मार्शला नहीं लगा। अहमद अवैस साहब एक बहुत बड़े कानूनदान हैं। आइन का आर्टिकल 239 वाज़ेह है जिसके तहत आप तरामीम कर सकते हैं। हमसे पहले जो है वो 25 तरामीम हुई थी। अगर 26वीं तरमीम हमने कर दी तो उसको आप कह रहे हैं कि आपने आइन तोड़ दिया। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी तो आप कह रहे हैं आपने आइन तोड़ दिया। अगर हमने जजेस की तैनाती के अंदर पार्लियामेंट का रोल पैदा किया और पार्लियामेंट के रोल में भी हमने अपोजिशन और हुकूमत दोनों को बराबर की नुमाइंदगी दी, सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर हमने पार्लियामेंट के किरदार को बढ़ाया, तो आप कह रहे हैं कि हमने जो है वो आइन को सबोताज कर दिया। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 184(3) की वो पावर वापस ले ली सुमोटो की, जिसके तहत वो वज़ीर आज़मों को नाअहल किया करते थे, तो आप कह रहे हैं कि हमने आइन कमज़ोर कर दिया। अगर हमने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेशक जो आपके आइनी और सियासी केसेस हैं वो आटे में नमक के बराबर ही होंगे, 15-20 हज़ार केसेस हैं, टोटल पेंडेंसी अगर 1.5 लाख की है, तो हमने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल केसेस की अपीलों को सुने, ताकि जो है जो सियासी केसेस हैं जिनके लिए आप बड़ा वकील हायर करते हैं, बड़ा फेस होता है, मीडिया की कवरेज होती है, तो जजेस की दिलचस्पी उनमें बढ़ जाती है, तो हमने उसके लिए एक अलहदा अदालत बना ली। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ये हमने जो है वो आइन तोड़ दिया और उसके अंदर वही जजेस लगाए जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान आपके दौर में एलिवेट होकर यहाँ आए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसके अलावा भी बाकी वही जजेस लगे। अगर आप जो है लाहौर हाई कोर्ट में 12 जजेस की तैनाती करें, जब अहमद अवैस साहब, खुद मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ एज अ लॉयर, लेकिन उसको एडवोकेट जनरल पंजाब हुआ करते थे, जो 12 जजेस जस्टिस कासिम अली खान साहब के दौर में लगे, उनमें एक जज वो था जो 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट में मैंने का इलेक्शन लड़ा था। वो शख्स आज भी लाहौर हाई कोर्ट का जज है। इसी तरीके से बाकी रिश्तेदारों को भर्ती किया गया, तो उस पर कोई बात नहीं हो रही। तो मकसद ये है कि ये ज़रूर कह सकते हैं कि 27वीं यानी तरमीम जो है वो अगर आई है तो अपोजिशन को एतमाद में ले लेते या उस पर डिबेट हो जाती, कोई और बात आप निकाल कर लेकर आएँ, लेकिन उसमें कोई एक शिक बता दें जो शिक जो है वो हमने जो है खिलाफ बुनियादी इंसानी हकूक़ हो या आइन की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ हो। अगर आप ये देखें कि इन्होंने अपने दौर में आइन के अंदर जो है अमेंडमेंट की, और जो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था, उसमें ज़ाहिर पीटीआई उसका क्रेडिट ले रही थी और उस वक्त बता रही थी कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। अगर हमने आइन के अंदर तरमीम कर क्या किया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा, जो कि बहुत अरसे से अबेंडेंट या इररेलेवेंट हो गया था, ये 21वीं सदी के असूलों पे वो बैठ नहीं रहा था, जो ऑपरेशन बुरहानुल मरसूस और मार्का हैक के दौरान हमें पेचीदियों का सामना रहा, गो हम वो जंग जीत गए, तो हमने कहा कि नहीं, इसको आप जो है वो ठीक कर लें ताकि तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर रहे। क्योंकि 5 मिनट का हमारे पास टाइम था जब एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया, भारत के जो है वो रडार पर कोई 80 से ज़्यादा तैयारे नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली रिस्पॉन्ड हो गया। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अगर कोई 19-20 चीज़ हो जाती, अल्लाह ना करे, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान उसका खमियाजा भुगतता, पाकिस्तान की अपनी जो साख्त और शनाख्त है वो मुतासिर होती। तो हमने उन चीज़ों को मलूज़े खातिर रखते हुए अगर 2-3 ओहदे मजीद ऐड किए हैं और बाकी फील्ड मार्शल साहब के ओहदे के मुतालिक वो ज़ाहिर उनको एक आइनी प्रोटेक्शन दी है कि कोई भी उसको अंडू नहीं कर सकता। पहले भी अंडू कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर आइनी प्रोटेक्शन दे दी जो कि भारत में भी है, तो मुझे आप ये बताएं कि 27वीं तरमीम की कौन सी ऐसी शिक है जिसपे अहमद अवैस साहब एतराज करें और अहमद अवैस साहब कहें कि नहीं जी ये नहीं होनी चाहिए थी। स्टेट दिस पॉइंट, मैं जरा इनका जवाब ले लूं फिर आप इनका जवाब दीजिएगा। जी अहमद साहब, गो अहेड। देखिए, बात यह है कि इन्होंने आइन की बात की। आइन के अंदर पहले जुडिशल कमीशन जो था उसमें मेजॉरिटी जो थी ना वो एग्जेक्टिव की नहीं थी। जो 18th अमेंडमेंट के बाद आपको पता है कि जुडिशल कमीशन जो है वो 18th अमेंडमेंट के ऊपर बना था, इससे पहले ये तरीक़ेकार नहीं था एलिवेशन का।
और 18वीं तरमीम जो है बड़े सोच विचार के बाद, बड़ा डेलिब्रेशन के बाद, बड़ी डिबेट के बाद उसको लाया गया था। ठीक हुआ। उसके बाद इन्होंने अब क्या किया, अब जो एग्जैक्टिव अब जो उसमें तरमीम कर दी है, अब वहाँ पर 2 मेंबर उनके ज़्यादा हैं एग्जैक्टिव के, लिहाजा जो वो कहेंगे मेजॉरिटी जब वो हाथ खड़ा करेंगे तो वो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब जजेस जो हैं, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाथ रख देगा कि इसको जज लगा दो, इसको ट्रांसफ़र करके फ़लाँ जगह पे भेज दो, इसको ट्रांसफ़र करके फ़लाँ जगह पे भेज दो क्योंकि हमें सूट नहीं करता, तो वही हो जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी अब उनके हाथ में है। ये निज़ाम जो है ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के मुतरादिफ है नहीं है, बल्कि ये उसके ख़िलाफ़ है। ये बिल्कुल जुडिशरी को आप जो है ले आते हैं अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव, जो उसकी बुनियादी जो उसका असूल था, जो आर्टिकल 175 के अंदर जो जुडिशल एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन था, एक इंडिपेंडेंट स्टेट पिलर बनाया गया था, वो ख़त्म किया आपने। आप देखिए उसके बाद इन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना, चलो बन गया, अब तो ख़त्म हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की हैसियत यह कर दी कि वहाँ पे सिर्फ आप रेंट के और जो केसेस जो है ना ये फैमिली मैटर के, बाकी तमाम केसेस जो हैं वो बेंच में जा रहे हैं, इस कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। और जो जज एक दिन पहले हाई कोर्ट से उसको आपने जाके वहाँ पे बिठाया, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से ज़्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि यहाँ का फैसला वो फॉलो करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये फैसला जो है इसको ये फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्ट सुपीरियर हो गया। चले मैं इसका जवाब लेता हूँ, जरा मुझे इसका जवाब भी दीजिएगा और साथ में बताएं कि क्या ये तो अभी मुझे लग रहा है अहमद साहब तो वही 27वीं और 26वीं तरमीम से ही के दुख से बाहर नहीं है, आप लोग तो 28वीं की तैयारी में हैं। तो क्या ये 28वीं तरमीम आ रही है और क्या सब्जेक्ट है उसमें, क्या करने जा रहे हैं आप लोग, क्या रह गया है और मज़ीद जो आपने करना है? और ये जो बॉर्डर एरिया में कशमकश है, कल भी DGISPR ने भी प्रेसर में अपने बताया कि वहाँ पर ज़ाहिर मुतादिद दफ़ा वो बता चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने मीडिया इंट्रैक्शन में ये बताया कि पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस है और जो FC हेडक्वार्टर के बाहर अटैक हुआ उसके अंदर भी लोग वादी तीरा से। सो इस बारे में क्या वफाकी हुकूमत सोच रही है कि सूबाई हुकूमत के साथ कुछ मिल के करना है, खुद से करना है, कोई ऐसा एक्शन करना है? इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। 28 अमेंडमेंट और ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट। आई गॉट योर पॉइंट जी अबाई साहब, मैंने दोनों आपके सवाल भी ले लिए और अपने बड़े भाई अहमद अवैस साहब की गुफ्तगू भी सुनी। चूँकि अहमद अवैस साहब का मैं फिर दूसरी तीसरी दफ़ा बात कर रहा हूँ, मैं वाकई इनकी बड़ी कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आइन पर एक अथॉरिटी हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब बंदा सियासी जमात में होता है, मैं अपने लिए भी असूल तय कर रहा हूँ, मैं तो तिफले मकतब हूँ, अभी लॉ में बहुत जूनियर हूँ इनसे, लेकिन ज़ाहिर है फिर बंदा सियासी बात ज़्यादा करता है, आइनी बात या कानूनी बात पीछे रह जाती है। लेकिन मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें गोश गुजार करना चाहूँगा अहमद अवैस साहब के, कि जुडिशल कमीशन की इन्होंने बात की, बिल्कुल 18वीं आईनी तरमीम से पहले एग्जेक्टिव आली नाल थी, जिस मर्जी को जज लगा देती थी। 18वीं आईनी तरमीम में ये अख्तियार जो है वो एक इंडिपेंडेंट कमीशन के पास गया, लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट की नुमाइंदगी थी, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब और उस वक्त की जो जुडिशरी थी उसने हमारे जो है वो कनपट्टी पे बंदूक रखकर उसको हज़फ कराया। तो मुझे बताएं कि आज जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन है उसके अंदर बिल्कुल भी एग्जेक्टिव की मेजोरिटी नहीं है। मैं आदिल साहब आपकी तवज्जो से अपने भाई को अर्ज करूंगा कि 5 इस वक्त भी उसमें जजेस हैं। अब 5 जजेस जो हैं अगर वो आपकी राय से इख्तलाफ करने वाले हैं तो वो बुरे हैं, कल मुमकिन है आपकी राय से इत्तफाक करने वाले आ जाएं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के प्यूने जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मोस्ट सीनियर होंगे, और एक दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नॉमिनी होंगे। नहीं, 5 जजेस तो ये हो गए। पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा है, पाकिस्तान बार का नुमाइंदा आज पाकिस्तान बार में एक ग्रुप की अक्सरियत है, क्या पता कल जो है वो हामिद खान साहब की अक्सरियत हो। उसके अलावा पार्लियामेंट से जो नुमाइंदे हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, सेनेट से भी और नेशनल असेंबली से भी, एक बंदा सिर्फ स्पीकर का नॉमिनी है। क्या पता कल जो स्पीकर हो वो इनका हक में हो, हमारे खिलाफ हो। उसके अलावा तो कोई एग्जेक्टिव का नुमाइंदा नहीं है। 28वीं तरमीम पे कमेंट कीजिएगा। अच्छा, 28वीं तरमीम जी बिल्कुल हमारी ख्वाहिश है, इस पे काम भी जारी है, हम चाहते भी हैं ये तरमीम आए। आर्टिकल 140A है जिसमें लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करना है, आईनी प्रोटेक्शन देनी है कि बर वक्त लोकल बॉडीज के इंतखाबात हो सकें। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 18वीं आईनी तरमीम के अंदर हुई, वो इस वक्त जो है काबिल अमल नहीं है,
या उन पर उस तरीके से काम नहीं हो सका, उसके हवाले से भी हमारी अपनी तजवीज़ है। NFC अवार्ड के हवाले से हम सोचते हैं कि कम अज कम आप डिफेंस का बजट और आपका जो ये पेंशनर्स के पैसे हैं इसको निकाल के बेसिकली आप ये NFC की तकसीम कर लें। तो इस हवाले से हमारी ये 3-4 चीजें हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पे अभी तक ज़ाहिर है वो ऑन बोर्ड नहीं है और पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम आ भी नहीं सकती। ये 3-4 अहम चीजें, इन पे काम जारी है। जो ही पीपल्स पार्टी को हम कन्विंस करने में कामयाब होंगे तरमीम आ जाएगी। बाकी आपने DGISPR वाला सवाल जो है उस पर भी मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, हम वाजे कर चुके हैं अपने ब्रादर ममालिक पे भी, टर्की पे भी हमने वाजे कर दी है और हमने कतर पर भी वाजे की है कि अगर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें अफगानिस्तान में भी होंगी तो हम उसे निशाना बनाएंगे। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कुछ सबूत आपके सामने पेश किए गए। और बाकी रही वादी तीरा और ये जितने भी इलाके हैं, अपर दीर, लोअर दीर, यहाँ पर हम पहले भी ये नुक्ता नजर रखते थे कि ऑपरेशन होगा, लेकिन जब अफगानिस्तान ने मुज़ाकरात की बात की या ब्रादर ममालिक बीच में आए तो हमने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात अब नाकाम हुए हैं, तो जाहिर है ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेंगे, सूबाई वज़ीर आला को भी ऑन बोर्ड लेंगे, जाहिर है उनके सूबे में होना है। जी देखिए, अगर वो डिसएग्री करते हैं तो उनकी सवाबदीद नहीं है। हम एतमाद में लेना के पाबंद जरूर हैं कि उन्हें एतमाद में लेंगे, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं ऑपरेशन ना हो तो ये फैसला उन्होंने नहीं करना। आपकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, इंटीरियर ये मरकज के पास है। हमने KPK का तहफ़्फ़ुज़ करना है, KPK में अमन लेकर आना है। जब वहां तो अमन जाहिर है आएगा ही आएगा। आप देखिए इस्लामाबाद तक दहशतगर्द पहुंचे हैं, अगर खुद कुछ धमाका हुआ है तो ये नहीं हो सकता कि एक सूबे का वजीर आला रुकावट डाले और ऑपरेशन ना हो। ऑपरेशन हर हाल में होगा। राइट, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ अहम इश्यूज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। राजा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ये जो कल बात की है DGISPR ने, उन्होंने कहा है कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी ये भी इस पर ही बात कर रहे थे, इनकी स्मगलिंग और जो गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है उसका उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट्स को इसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये अगर कोई कानून था तो इस कानून को अब तब्दील होना चाहिए, क्योंकि जो दहशत गर्द हैं वो अफ़गान नेशनल्स हैं और इस किस्म की गाड़ियों का जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है या उनकी प्लेट्स वो एग्जैक्ट नहीं है। तो आपके ख्याल में फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस पर क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है, ज़रा इसको समझाइएगा। मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि ये वाकई इसमें कोई शक नहीं कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं बिलखसूस KPK में, GB में, बलूचिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में बड़ी तादाद में ये चल रही हैं और ज़ाहिर है इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, इन्हें आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाते, इनके ज़रिए स्मगलिंग भी होती है, इनके ज़रिए हर तरह के जराइम होते हैं। और ये तो बड़ा एक अरसे तक इंसेंटिव दिया जाता रहा जी कि हम, यानी मैं पुरानी बात है आज से 15-20 साल पहले की, कि 1 लाख में आपको मेहरान गाड़ी फलां जगह पहुंचा के देते हैं, इस तरह की हम बातें सुनते थे। एक जो प्राडो गाड़ी है या लैंड क्रूज़र है वो इतने लाख में आपके घर पहुंच जाएगी। और फिर ये जो मौसर लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो गवर्नमेंट्स के अंदर हैं या ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, तो उनके पास भी इस तरह की गाड़ियाँ, उनके अजीज़ व अकारब, क्योंकि कुछ चेकिंग नहीं है। पुलिस वाले ज़ाहिर है उन्हें वो देखेंगे कि पेपर्स नहीं है, मेरे पास ही घर छोड़ आया हूँ, बस बात ख़त्म हो गई। तो इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में ये जो आपके ख्याल में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें लीगल मैटर है या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर? ऑन बोथ साइड। एक तो करना क्या होगा, लीगली ये है कि इसके हवाले से लेजिस्लेशन होनी चाहिए और कानून साजी, और इनमें जिससे भी पकड़ी जाए उसकी सज़ा का तयन सिर्फ गाड़ी ना पकड़ी जाए बल्कि उसे एक सज़ा हो, ठीक है, पनिशमेंट। बट ये क्या फेडरल ने करना है या प्रोविंस ने करना है? देखिए ना, ये दोनों सतह पे हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में फेडरल लेवल पे इसकी कानून साजी होनी चाहिए, पार्लियामेंट हमारी वो करे और ज़ाहिर वो एप्लीकेबल होगा। ये लेजिस्लेशन होनी है इस पे, क्यों कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर का नहीं? एग्जेक्टिव ऑर्डर तो देखें, एडमिनिस्ट्रेशन का वो एग्जेक्टिव ने तो इम्प्लीमेंट करना होता है ना। एक कानून बन जाए, उसमें सज़ा का तयन हो, भारी भरकम फाइन्स हों, गाड़ियाँ जब्त हों और उनकी फिर हिस्ट्री ट्रेस की जाए कि इससे पहले किन किन जराइम में ये लोग मुलव्वस रहे। तो उसकी बुनियाद पे यानी लॉ में एक यूनिफॉर्मिटी आप कह रहे हैं होना चाहिए, लॉ में क्रॉस हो प्रोविंसेस और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और फिर साथ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये जिस तरह से इस्लामाबाद में आप कर रहे हैं कि E-टैग वाली गाड़ियाँ इस्लामाबाद में दाखिल हो सकती हैं। अब जो एक फेक नंबर प्लेट वाली गाड़ी है उसे E-टैग नहीं लग सकता, नॉन कस्टम पेड गाड़ी है उसे E-टैग नहीं लग सकता। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने वाली गाड़ियाँ जेन्युइन ही होंगी।
तो इस तरह का मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अगर देखा जाए इस तरह के मेजर्स दीज कैन बी टेकन। ओके, और व्हाट अबाउट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो जो आज आर्मी चीफ बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्ते में जिन चैलेंजेस का सामना है उसमें ये इंफॉर्मेशन वॉर भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और इस चैलेंज से निपटने के लिए किस लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, क्या करना होगा हुकूमतों को ताकि ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाला चैलेंज है इससे निपटा जा सके? देखिए ना, वो मेरे ख्याल में मैं उनका बयान नहीं सुन सका, मैं ये बेहतर था कि आप जो हमारे मिनिस्टर हैं ज़ैफ़र साहब, उन्होंने तो बताया कि हम जो ज़ाहिर है वो वकील तो वो भी हैं शायद, लेकिन उनका ये ख्याल था कि जो रिक्वायर्ड होगा गवर्नमेंट वो करेगी, जो लीगल रिक्वायरमेंट होगी। देखें ना, उनकी सिफारिशात आएंगी अदारों की कि ये इस महाज पे या इस फेज़ या इस पहलू के इस एस्पेक्ट के हवाले से हमें कानून साजी चाहिए। ओके, अहमद साहब, ये जो इंफॉर्मेशन वॉर का मसला है, इसमें आपके ख्याल में, आपके जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या फेडरल गवर्नमेंट को कुछ करना होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करेंगी, और कैसे इसको, मतलब अगर रियासती सतह पर रोकना चाहेगी हुकूमत तो कैसे रोक सकती, उसके खिलाफ लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव क्या चीज़ें करनी होंगी? देखिए, बात यह है कि ये इन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है ना, कानून पहली बात, और दूसरी बात इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक तो कानून जो है वो उसकी हैसियत ख़त्म हो गई, और दूसरा एनफोर्समेंट ऑफ लॉ का प्रोसेस बहुत कमज़ोर है। आप देखिए ना कि ये जिस तरह भी बात कर रहे थे, ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का, ये इसमें कोई शक नहीं है कि असर सूख वाले लोग जो हैं वो उनके पास होती हैं अक्सर, और लेके फिरते भी हैं, और उनको कोई चेक नहीं करता, और वो पार्शियली चेक होती हैं, और फिर उनके अगर उनको चेक करने के साथ उसकी जो जिससे वो रिकवर हो या जिसके नाम पे एक जाली कोई रजिस्ट्रेशन बनी हुई है, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई हो और फौजदारी अदालत में केस चले, कस्टम कोर्ट्स जो हैं उसके अंदर केस चले और उसको सज़ा हो, तो ये फ़ौरन इसके जो है ये इसका असर होगा। तो बात ये है कि ये इनको चेक करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे आजकल मॉडर्न डिवाइसेस हैं जो इनके इल्म में होंगी, वो बनाई जा सकती हैं, जहाँ से हमारे यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि हर चीज़ का कानून साजी मौजूद है। अभी पार्लियामेंट में नई कानून साजी की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि ये सारे कानून मौजूद हैं। बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ इज़ द प्रॉब्लम, वहाँ पे प्रॉब्लम है सारी। जिस दिन वो आपने कर लिया, और वो उस वक्त होगा कि जब हम आइन को आइन समझेंगे। मैं फिर बात आपको, आई विल कम बैक टू दैट पोजीशन। ओके जी, 27 अमेंडमेंट फिर अपने आप हर एक को एहसास होगा। आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाए ना, आप जाते हैं मगरबी ममालिक में, अमेरिका में जाएं, तो जो किसी कानून के चक्कर में कहीं फंस गया वो इलीगैलिटी के अंदर, तो उसको ये समझ आ जाती है कि मैं बच नहीं सकता। ओके, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल रिडंडेंट नहीं हो गई, बेकार नहीं हो गई, उसकी जुरिस्डिक्शन जो है दैट इज़ नॉट टेकन अवे। ठीक है, उनका जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है वो वहीं पे है, और असल मसला ये है कि इस मुल्क का जो आम लिटिगेंट है, जो कॉमन मैन है, जिसके ज़्यादा केसेस हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो हमारे मोहतरम अहमद अवैस साहब ने कहा कि सिर्फ फैमिली मैटर्स और रेंट मैटर्स, ऐसी बात नहीं है। वो क्रिमिनल केसेस को क्यों भूल गए, वो सिविल अपील्स को क्यों भूल गए, वो कॉर्पोरेट अपील्स को क्यों भूल गए, वो बैंकिंग और टैक्स अपील्स को क्यों भूल गए, कस्टम रेफरेंसेस वो क्यों भूल गए। और फिर ये है कि जो फैमिली मैटर्स हैं वो वही सुनेगा रिट में। अगर जो हाई कोर्ट है वो अगर डिसाइड करता है 199 के अंदर किसी फैमिली मैटर को, तो उसके अगेंस्ट भी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं सुनेगी। रेंट मैटर में भी अगर वो किसी को डिसाइड करते हैं अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन इन्वोक करते हुए, तो वो एक्सरसाइज करते हुए, तो वो भी उसका भी एडजुडिकेशन करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब जो FCC है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं या उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, वो जो 7-8% आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, जिनकी वजह से जो 93% या 92% या 90% आप कह लें आम लिटिगेंट इस मुल्क का सफ़र करता था, वो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की लेके तो दे दी गई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। और ये कोई पाकिस्तान में कोई अनोखा काम नहीं हुआ, ये सबसे पहले दुनिया में 1920 में ये कायम हुई थी ऑस्ट्रिया में, उसके बाद तवातर से ये जर्मनी में है, इटली में है, स्पेन में है,
ये उसमें क्या कहते हैं कि साउथ कोरिया में है, साउथ अफ्रीका में है, फ्रांस में है, ये कोर्ट्स मौजूद हैं। ये फैसिलिटेट करने के लिए लोगों को कि अब देखें 10-10, 15-15 सालों से अपील्स नहीं लग रही। मैं आज भी सुप्रीम कोर्ट में कोशिश कर रहा था, मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं अपने क्लाइंट्स की कि हमारी अपील हम भी भूल जाते हैं बाज़-औक़ात के, हाँ वो केस याद है, वो तो अपील बहुत पहले फाइल की थी। लोग जेलों में गल सड़ रहे होते हैं। इसलिए उन सुप्रीम कोर्ट का जो काम था उसे लेसन करने के लिए, उनका जो बर्डन था उसे रिड्यूस करने के लिए, उसे कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की गई और इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट पे जाके कोई और कोर्ट नहीं बैठ के। दूसरी एक बात जो इम्पॉर्टेंट बात है, जिसे बार बार हमारे जो लोग हैं, हमारी जो ऑडियंस है, उसे कंफ्यूज किया जाता है और हमारे पढ़े लिखे लोग भी ये कहने को बैठ जाते हैं जी कि इससे तो आइन का हुलिया बदल गया, इससे तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्या है स्ट्रक्चर, क्या है, ये समझने की बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। पहली बात है फेडरलिज्म, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान दैट इज स्टिल देयर। ये चारों सूबे इसकी इकाइयाँ हैं फेडरेशन की। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहीं पे मौजूद है। फिर फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, वो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक वहीं पे मौजूद है। फिर है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स, वो एग्जेक्टिव अपनी जगह मौजूद है, लेजिस्लेचर अपनी जगह मौजूद है और जुडिशरी अपनी जगह मौजूद है। ये मैंने ज़्यादा वजाहत और सराहत के साथ बयान कर दिया। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर है, जो उसकी बेसिस और उसके जो फाउंडेशंस हैं, ये नहीं होता कि आप कोई एक तरमीम करने से, यही इससे पहले एग्जेक्टिव करती थी हमारे जजेस का कर 18वीं तरमीम आई, उससे पहले 17वीं आई, 18वीं में ये किया गया कि जुडिशल कमीशन और प्लस उसके कर दिया गया पार्लिमानी कमीशन, वो तकर्रर करेगा। पार्लिमानी कमीशन को हमारी इसी सुप्रीम कोर्ट ने रिडंडेंट बना दिया। अहमद साहब जस्ट 1 मिनट मुझे कंक्लूड करना है सेगमेंट को जी। मैं सिर्फ हाँ एक बता दूं, देखिए ये एक बात को ये मिस कर गए, वो ये है कि जिसको इन्होंने सो मोटो पावर का जो आर्टिकल 184(3) की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ख़त्म की इन्होंने, वो सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उसके अंदर बड़ी बुनियादी बात कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर और कोई ओथ लेता है ना, तो उसमें एक सेंटेंस है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये प्रोवाइड करना, डिफेंड करना, ये एग्जेक्टिव का काम है, गवर्नमेंट का। और अगर ये वो नहीं करते, फंडामेंटल राइट नहीं मिलते, तो फिर हर चीफ जस्टिस के और हर जज के ओथ के अंदर भी ये लिखा हुआ है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि अगर उन्होंने नहीं ये इसको फंडामेंटल राइट का ख्याल किया तो फौरन ये जिम्मेदारी आ गई जुडिशरी के ऊपर, इन्होंने वो ख़त्म कर दी, अब डिस्पोटिज्म आ गया। ठीक, इसका कोई जवाब नहीं है। वक्त ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच राजा खालिद साहब और अहमद उवैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान नेवी को एक अहम और तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। पाक बहरिया ने मकामी तौर पर तैयार करदा जहाज से दागे जाने वाले एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जदीद हथियार समंदरी और ज़मीनी दोनों अहदाफ को प्रिसिशन के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये कामयाब टेस्ट मुल्क की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और कौमी दिफा के अज़्म की वाज़ेह मिसाल है, जिसके लिए साइंसदानों की टीम और तमाम मुतल्लिका यूनिट्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताएं कि ये जो वेपन पाकिस्तान ने बनाया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये इस वक्त इंतहाई अहम क्यों था? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि इंडियन जो लीडरशिप है जब से मार्का हक के बाद उनकी वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए और इंडियन आर्म फोर्सेस डीमोरलाइज हुई हैं। वहाँ पे एक बार बार वो एक चीज़ कह रहे थे जनाब कि हम तो अब
अगली दफ़ा इंडिया की नेवी जो है वो पाकिस्तान पे हमला करेगी, तो पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो इस तरह की इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स जारी नहीं करते। हमारी जो नेवी ने ये जो एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का जो तजर्बा किया, और ये इंडिजिनसली लोकली हमारी आर्म फोर्सेस ने और हमारे साइंटिस्ट ने जो ये डेवलप किया है, इस पूरे के पूरे वेपन सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है ये ग्राउंड टारगेट्स को हिट करता है और हाई प्रिसीजन के साथ करता है। तो इंडिया के अंदर जितने भी ग्राउंड टारगेट्स हैं, क्योंकि वो भले उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हो, भले उनके शिप्स हों, भले उनकी जो रिफाइनरीज हों, भले उनका कोई भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको हिट कर सकता है। और इसके अंदर एडवांस मैन्यूवरेबिलिटी के फीचर्स भी मौजूद हैं कि ये अपने टारगेट को ढूंढ लेता है और देख लेता है और प्रॉपर्ली ये गाइड कर लेता है। सो ये इंडिया को एक बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम आपकी नेवी को आप ये हैंड अलाउ करेंगे कि वो पहला अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान के पास ये तो एक इत्तेफाक से अभी जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल, एनालिटिकल और रिसर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आते रहते हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स आते रहते हैं, पाकिस्तान की अफवाज तजर्बा करते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पैगाम दिया गया है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल सुपरियॉरिटी मौजूद है। जिस तरह हम अभी हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं, हम सिर्फ आर्मी, लैंड और एयर में ऑपरेशन नहीं करेंगे, अब हम टेक्नोलॉजिकल बर्तरी भी रखते हैं। हम डॉक्टर कमर चीमा साहब ये बताएं कि ये कौन सा जो एक बिगेस्ट थ्रेट था एनिमी का जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बनाया गया है, और क्या वो स्पेसिफिक अगर आप हमें बता सकें कि ये एलिमेंट या ये चैलेंज था जिसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने ये वेपन क्रिएट किया है जो इस डेंजर के खिलाफ डिटरेंस क्रिएट करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो डिपेंड करेगा कि उस वक्त पाकिस्तान की नेवी क्या फैसला करती है किसको हिट करना है, लेकिन इससे मुराद सिर्फ यही है कि जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर मैन्यूवरेबिलिटी के फीचर्स मौजूद हैं। इसे पाकिस्तान की जो नेवी है उसे किसी डायरेक्शन में भी मोड़ सकती है। देखें, हमारे लिए जो हाई प्रायोरिटी टारगेट है, जिस तरह रिसेंटली मई के अंदर S-400 था, इसी तरह हमारे लिए जो हाई प्रायोरिटी टारगेट इस दफा वो है जो वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इंडिया के। तो वो जो इन्होंने वो कहते हैं जी हमने बड़े लोकली मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको बाय द वे रिसेंटली जंग में मई में ये अपनी पोर्ट भी नहीं छोड़ी थी उन्होंने, बिकॉज इनको खतरा था कि हो सकता है अगर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को पाकिस्तान की नेवी या एयरफोर्स तबाह कर देती है तो दुनिया में क्या उनकी इज्जत रह जाएगी। तो हमारे पास पहली तो बात है ये टारगेट की सिलेक्शन सिचुएशन के हिसाब से होती है, लेकिन जैसे S-400 को टारगेट किया गया था वो तो खैर बहुत ज़्यादा मैन्यूवरेबल है, उसको तो इन्होंने छुपा के रखा हुआ था, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर का तो हमें पता होता है कि कहाँ पे खड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि नेवी फैसला करेगी, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा हाई टारगेट है, हाई वैल्यू टारगेट है। वो इंडियन नेवी उसके ऊपर बहुत सारे जो मरीन राफेल भी खड़े करेगी, क्योंकि इंडिया ने मरीन राफेल के जो ऑर्डर हैं 25-26 के दिए हुए हैं वो भी होंगे। इनके पास ड्रोन्स भी हैं जो इन्होंने अभी रिसेंटली से खरीदे हैं। तेजस तो जारी बात है जेट्स उसके ऊपर होंगे, लेकिन उन जेट्स के अलावा जो इनके पास जो मिलिट्री हार्डवेयर जो इन्होंने अपनी नेवल कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए रखा है, वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे लिए हाई वैल्यू टारगेट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हमारे लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक बड़ा टारगेट है जिसको पाकिस्तान नेवी। सो मच डॉक्टर कमर चीमा, डिफेंस एनालिस्ट, बता रहे थे कि पाकिस्तान नेवी ने जो वेपन क्रिएट किया है उसका मेन टारगेट जो है वो जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो असल चैलेंज उनके लिए हैं, और इसके अलावा उसके अंदर मनूवर करने की जो कैपेसिटी है वो किसी भी वक्त अपने टारगेट को मनूवर कर सकता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देख रहे थे प्रोग्राम आदिल अब्बासी के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।